घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बुलेटिन में होगी देश और दुनिया की हर वो खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए जरूरी है। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले बुलेटिन में शामिल उन खबरों की झलकियां आपको दिखा देते हैं जो सुर्खियों में है लेकिन हेडलाइन से कम अहम नहीं है। बिहार चुनाव की बात करेंगे जहां पर नीतीश और तेजस्वी की जुबानी जंग जारी है। हैदराबाद आपको लिए चलेंगे जहां पर बाढ़ पीड़ितों की मदद को उतरे हैं घुड़सवार। मुंबई की बात होगी, मुंबई के अस्पताल में कोरोना मरीजों और अस्पताल स्टाफ का गरबा डांस आपको दिखाएंगे। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। बुलेटिन की शुरुआत मध्य प्रदेश के साथ, जहां लगता है कि गंदी बात करने में कोई भी पीछे नहीं रहा है। कल सीएम शिवराज सिंह की अगुवाई में बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर हमलावर थी, लेकिन अब शिवराज के ही एक मंत्री के बोल बिगड़ गए हैं। जी हां, आपको दिखाते हैं कैसे और क्या कुछ कहा है इस मंत्री जी ने। शिवराज सिंह ने अपने पहली औरत जो वर्तमान में उसका ब्यौरा नहीं दिया है। मध्य प्रदेश के सियासी रण में मानो बदजुबानी का मुकाबला चल पड़ा है। इमरती देवी पर कमलनाथ के बयान का विवाद थमा भी नहीं था कि शिवराज सरकार के ही मंत्री बिसाहू लाल अनूपपुर में सीट पर लड़ रहे अपने विरोधी विश्वनाथ सिंह की पत्नी को लेकर ऐसी बात कह बैठे जिसे सुन किसी का भी सिर शर्म से झुक जाए। विश्वनाथ सिंह ने अपने पहली औरत जो वर्तमान में उसका ब्यौरा नहीं दिया है कि मेरा एक औरत और है जिसका शादीशुदा है, औरत का ब्यौरा दिया है, तो उनसे पता लगाओ कि तुम्हारे पुरान वाले औरत कहाँ थे, वो बताओ ना कि मेरा दूसरी औरत से कैसे। बिसाहू लाल सियासी तेवर दिखाते दिखाते धमकी पर भी उतर आए। उन्होंने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की बुरी हालत करने की धमकी भी दे डाली। जय प्रकाश अग्रवाल मेरे चलते 13 साल तक अध्यक्ष बने और 3 तारीख के बाद जो दुर्दशा में जयप्रकाश का करूंगा कोई नहीं करेगा। वो रास्ता में लाऊंगा उसको, आप इसमें बोल दीजिए, रास्ता में लाऊंगा, अपना औकात उसको समझाऊंगा। बड़ा सवाल ये है कि अब शिवराज अपने मंत्री को लेकर क्या कार्रवाई करेंगे। कल तक वो कमलनाथ पर हमलावर हुए जा रहे थे। कमलनाथ जी तक कोई उम्मीद है? निर्लज्जता की पराकाष्ठा पार करते हैं, दम्भ और अहंकार से भरे हुए हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैडम सोनिया गांधी जी, अगर आपको लगता है ये स्थिति अमर्यादित है, गलत है, माता बहनों और बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ है, तो आप श्री कमलनाथ जी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? साफ है कि राजनीति के हमाम में सब एक जैसे हैं। शहडोल से रविंदर शुक्ला के साथ आज तक ब्यूरो। और कल ही के दिन बीजेपी नेता इमरती देवी को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ का विवादित बयान सामने आया था। इस पर बीजेपी ने काफी बवाल भी मचाया था। क्या बीजेपी अब शिवराज के मंत्री के आपत्तिजनक बोल पर कुछ बोलेगी? इस बीच इमरती देवी पर दिए अपने बयान को लेकर मचे घमासान से बैकफुट पर आए कमलनाथ ने अफसोस जाहिर किया है। कल तक वो बयान को सही ठहरा रहे थे। कहते मैंने असम्मानित बात करी। कौन सी असम्मानित? मैं सम्मान करता हूं महिलाओं का, मैं सम्मान करता हूं। और कोई सोचता है असम्मानित बात कोई, मुझे इस बात का खेद है। पर यह कह देना कि ये महिलाओं का अपमान हो गया, सब महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई शक है? आइटम कोई दुर्भावना से, कोई असम्मानित दृष्टि से मैंने नहीं कहा, और आइटम कोई असम्मानित शब्द नहीं है। मुझे उस मौके पर नाम नहीं याद आ रहा था विधायक का, मैंने कहा वो जो यहाँ की आइटम है, आइटम का प्रयोग तो आम होता है विधानसभा में। आपने संसदीय शब्दावली को, ये तो संसद का शब्द है, ये विधानसभा में आता है। आज कोई आप प्रोग्राम देखते हैं, आज मेरा आइटम नंबर 1 ओंकारेश्वर है, तो ये क्या असम्मानित हो? ये उसके जैसे नहीं है क्या? उसका नाम जो क्या उसका नाम लो आप, तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या
पहले जुबान फिसली, फिर गलती मानने की जगह उसे सही ठहराने की कोशिश और अब अफसोस। 24 घंटे के भीतर कमलनाथ के बोल बदल गए, लेकिन तब तक काफी बवाल मच चुका था। आंखों से बहते आंसुओं के बीच जहां इमरती देवी ने कमलनाथ पर निशाना साधा, तो भोपाल में बीजेपी नेता मौन होकर धरने पर बैठ गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर एक्शन के लिए सोनिया गांधी को चिट्ठी भेज डाली। जब हमने विरोध किया तो इतनी निर्लज्जता कि मैं तो नाम भूल गया था। अरे तुम्हारे मंत्रिमंडल में जो सदस्य रही उसके ही नाम भूल जाओ तो तुम्हें मुख्यमंत्री क्या नेता प्रतिपक्ष रहने का भी हक नहीं है, अधिकार नहीं है। नाम भूल गया। ये वो धरती है कि सीता मैया का अगर रावण ने अपमान किया था तो वंश में नाम लेवा पानी देवा नहीं बचा था, नाम लेवा पानी देवा। और जब द्रौपदी जी का अपमान हुआ था तो दुर्योधन और दुशासन का क्या हाल हुआ था, ये कभी मत भूलना। उधर बीजेपी कांग्रेस पर कमलनाथ के खिलाफ एक्शन का दबाव बना रही थी, तो इसके बचाव में कमलनाथ ने भी बेहद तल्ख मिजाज वाला एक खत मुख्यमंत्री के घर भिजवा दिया। प्रिय शिवराज सिंह चौहान जी, आपके द्वारा श्रीमती सोनिया गांधी को लिखा एक पत्र मेरी जानकारी में आया है। जिस तरह आप अपनी चुनावी सभा में रोज झूठ परोसते हैं, झूठी घोषणाएं करते हैं, झूठे नारियल फोड़ते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि झूठ भी शर्मा जाता है, उसी प्रकार इस पत्र में भी आपने झूठ को बढ़ चढ़ कर रेखांकित किया है। डबरा की सभा में मैंने कोई असम्मानजनक टिप्पणी नहीं की, फिर भी आपने झूठ परोस दिया। कमलनाथ सफाई पर सफाई पेश कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में उनकी मुसीबत बढ़ सकती है। बीजेपी की शिकायत पर कमलनाथ को नोटिस देने के साथ साथ महिला आयोग ये मामला चुनाव आयोग ले जाने की तैयारी में है। उधर निर्वाचन आयोग ने बीजेपी की शिकायत पर मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से कमलनाथ के बयान पर रिपोर्ट मांग ली है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। रुक करेंगे पश्चिम बंगाल का। सीएए का जिन बोतल से फिर बाहर निकल आया है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिलीगुड़ी से मिशन बंगाल की शुरुआत की तो सबसे पहले नागरिकता कानून को लेकर लोगों को भरोसा जताया। कहा कोरोना की वजह से देर हो गई, लेकिन अब काम फुल स्पीड में है। आपको सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय है। अभी रूल्स बन रहे हैं, कोरोना के कारण थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई, कोरोना के कारण। एक बार फिर नागरिकता कानून का जोर सुनाई देने वाला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बंगाल में घुसकर ऐलान कर दिया है कि कोरोना की वजह से देरी हुई, लेकिन अब सब कुछ रफ्तार में होगा। जहां तक सीएए का सवाल है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट तो पास हो चुका है। आपको सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय है। अभी रूल्स बन रहे हैं, कोरोना के कारण थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई, कोरोना के कारण, लेकिन जैसे जैसे कोरोना हट रहा है वैसे वैसे रूल्स भी तैयार हो रहे हैं और वो बहुत जल्द आपको उसकी सेवा मिलेगी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा और इसको हम पूरा करेंगे। आपको याद होगा कि कोरोना की शुरुआत से पहले तक ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने सीएए को अपना हथियार बना रखा था। उसी हथियार को फिर से धार देने की कवायद शुरू हो गई, लेकिन दीदी ने भी ऐलान कर रखा है कि कुछ भी हो, उनके रहते बंगाल में नागरिकता कानून लागू नहीं होगा। आज इतना दिन बाद में जो 70 साल पहले जिसको जन्म हुआ था, देश का आजादी का बाद, अभी उसका साल 72-73 हो गया। अभी वो बेचारा को बोलते हैं तुमको फिर नागरिक बनना पड़ेगा। क्या हाल है देश का। तो इतना दिन हम क्या थे, हम जो देश में रहते हैं क्या हम नागरिक नहीं है? हालांकि बंगाल में चुनाव अगले साल है, लेकिन बीजेपी ने अपनी तैयारियां पिछले कई सालों से जारी रखी हैं। कोरोना की पाबंदियों में ढील शुरू हुई तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा भी शुरू हो गया। जेपी नड्डा एक दिन के दौरे पर सिलीगुड़ी पहुंचे तो सबसे पहले आनंदमयी कालीबाड़ी मंदिर गए और फिर कई सामाजिक समूहों को संबोधित किया।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सूबे की सीएम ममता बनर्जी पर फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाने का आरोप लगाया। भेद डालो, समाज को बांटो, अलग करके रखो, अलग अलग डिमांड क्रिएट करो और चुनाव आए तो सबको अपने तरीके से बांटने का प्रयास करो और राज करो। ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि वर्तमान वेस्ट बंगाल की सरकार ममता जी के नेतृत्व में यही कर रही है। फूट डालो और राज करो, इस बात को आगे बढ़ाओ। कोरोना की पाबंदियों के बीच भी बीजेपी ने मिशन बंगाल जारी रखा। अमित शाह ने कई ऑनलाइन रैलियों को संबोधित किया और कैलाश विजयवर्गीय कोलकाता में ही डटे रहे। अब कोरोना की पाबंदियां खत्म हुई हैं तो जेपी नड्डा संगठन को मजबूत करने में जुट गए हैं। आज तक ब्यूरो। बिहार का रुख करेंगे, जहां पर चुनावी घमासान जारी है और चुनाव प्रचार में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो रही है। योगी आदित्यनाथ बिहार में 6 दिनों में कुल 18 रैलियां करने वाले हैं और इसकी शुरुआत कैमूर इलाके से होगी, जहां आज उनकी 3 रैलियां हैं। योगी की पहली जनसभा कैमूर के रामगढ़ विधानसभा में सुबह 11 बजे होगी। दोपहर 1 बजे अरवल विधानसभा क्षेत्र में योगी की दूसरी जनसभा होगी। दोपहर 2 बजे वो रोहतास के काराकाट विधानसभा में रैली करेंगे। और बिहार में चुनाव प्रचार धीरे धीरे तेजी पकड़ रहा है। कल गया की रैली में तेजस्वी यादव ने जेडीयू के चुनाव चिन्ह के बहाने नीतीश कुमार पर निशाना साधा, तो औरंगाबाद से बिहार के सीएम ने भी तेजस्वी पर बिना नाम लिए हमला बोला। कहते हैं कि लालटेन का युग गया, तो हम कहते हैं कि तीर का युग गया तो मिसाइल का युग आ गया। बता, तीर ऐसे बिना धनुष के बंदूके लिया, कोनो तीर लिए हुए कारे, काहे बंदूक लिए हुए, काहे तोप लिए हुए, काहे मिसाइल मारता। अब तो बर्तन डालेगा उनमें से निकलेगा मिसाइल। तीर का नीतीश जी क्या किए, बिना धनुष का विश्वासघात किए। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको कोई अनुभव नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। आप देखते हैं खूब छपता रहता है। अरे भाई, मेरे खिलाफ जितना बोलने का मन है बोलते रहो, हमको कोई मतलब ही नहीं। हमको तो काम से मतलब है और लोगों का परिवार है, पति पत्नी, माता पिता, बेटा बेटी, यही परिवार है। और हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है। हम सारे बिहार को एक परिवार मानते हुए सबकी सेवा करते हैं। बात अब पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों के रज्जगे की करेंगे, क्योंकि पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने कल पूरी रात धरना दिया। धरने पर बैठे आप विधायकों की तस्वीर देखिए। धरने के दौरान विधानसभा में आप विधायकों ने जमीन पर बैठकर खाना खाया। पार्टी के मुताबिक विधायकों के रात भर के धरने की वजह से विधानसभा के विशेष सत्र में केंद्रीय कृषि सुधार कानून के खिलाफ पेश होने वाले बिल की उन्हें कॉपी नहीं मिली है। यानी विपक्ष को भरोसे में लिए बगैर अमरिंदर सिंह की सरकार बिल ला रही है। कृषि सुधार कानून का कांग्रेस पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है और इसे लेकर राहुल गांधी ने पंजाब में ट्रैक्टर रैली भी की थी। आम आदमी पार्टी की जितने भी सभी विधायक हैं वो विधानसभा के अंदर प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, क्योंकि अभी तक हमें जो बिल कल को आने वाले हैं उसकी कापी सप्लाई नहीं हुई। पंजाब सरकार अपने ही बनाए कानून, जो पंजाब विधानसभा की रूल है उसको तोड़ रही है, क्योंकि रूल बताते हैं कि 15 दिन पहले कापी सप्लाई होनी चाहिए, पर लेकिन कापी तो 10 घंटे रह चुके हैं, सुबह होने को टाइम हो जा रहा है, पर लेकिन अभी तक कापी नहीं मिली। पंजाब सरकार ड्रामा कर रही है कि हम बिल लेके आ रहे हैं, पर लेकिन अभी तक कोई बिल नहीं आया, अभी तक कोई कापी सप्लाई नहीं हुई। ना ही हमें हुई है, ना ट्रेजरी बैंक को हुई है। जो सरकार के नुमाइंदे उनको भी मिली, हमें भी मिली, ना ही किसी फार्मर लेबर यूनियन को मिली है। इससे पता चलता है कि कैप्टन साहब जो हैं वो मोदी साहब से मिलके गेम खेल रहे हैं, मोदी साहब के हाथों में खेल रहे हैं। बात अब कोरोना की। कोरोना से डरे और सहमे देश के लिए अब इस मोर्चे पर राहत की खबरें आने लगी हैं। दरअसल कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। कई हफ्तों के बाद नए केस की तादाद भी 50,000 के नीचे पहुंच गई है और रिकवरी रेट लगातार सुधर रहा है। सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने भी भरोसे से यह कहा कि हम कोरोना को मात देने वाले हैं।
दुनिया के साथ साथ भारत भी कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इस बीमारी ने अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने के साथ साथ दुनिया का भरोसा डिगा दिया है। लेकिन आखिर 7 महीने के बाद अब उम्मीद की किरण दिखी है। पहली बार नए मामलों की तादाद में कमी आई है और एक्टिव केस लगातार घट रहे हैं। पहले एक सरकारी पैनल ने उम्मीद जगाई और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर मुहर लगा दी है। पीएम मोदी ने सोमवार को कहा कि दिनों दिन संक्रमितों की संख्या घट रही है। भारत ने कोरोना का डटकर मुकाबला किया है और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट है। टुडे वी आर सीइंग ए डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ केसेस पर डे एंड इन द ग्रोथ रेट ऑफ केसेस। India has one of the highest recovery rate of 88%. This happened because India was one of the first countries to adopt a flexible lockdown when the total cases were just a few hundred. पीएम मोदी ने वैक्सीन के मामले में भी भरोसे के साथ कहा है कि हम तेजी से वैक्सीन विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इससे पहले सरकारी पैनल ने फरवरी तक वैक्सीन आने की उम्मीद जताई थी। इंडिया इज नाउ एट द फोरफ्रंट ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट फॉर कोविड। सम ऑफ देम आर इन एडवांस स्टेजेस। वी आर नॉट स्टॉपिंग हियर। इंडिया इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन पुटिंग अ वेल एस्टैब्लिश्ड वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम इन प्लेस। देश में कोरोना के कम होते मामले वाकई राहत देने वाले हैं। 2 दिन के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। रविवार को 66,418 मरीज ठीक हुए, जबकि नए केस की तादाद रही 55,000। इसी तरह सोमवार को नए केस की तादाद 44,747 पर सिमटी, जबकि 69,237 मरीज ठीक हुए। जाहिर तौर पर कोरोना अब ढलान पर है और अगर 3 महीने हम संभल कर रहें तो आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। आज तक ब्यूरो। तो बेशक कोरोना केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए अभी भी एहतियात जरूरी है। देश की राजधानी में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने में लोग पीछे नहीं है। दिल्ली में पिछले महीने नियम और शर्तों के साथ पब और बार खोल दिए गए, लेकिन दिल्ली के पब और बार में कोरोना से बचने के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसको बेनकाब किया हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने। ज्यादातर पब्स और बार्स में ना सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, ना ही मास्क का। हौस खास के एक पब के मैनेजर ने से जब हमने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने ये कहा कि कोरोना का हवा खत्म हो चुका है। देखिए यार, एक आदमी भी नहीं मास्क नहीं लगाया हुआ अंदर में। हाँ, मुझे तो बस उसी का डर है। आपको लगता है कोरोना है? यार कोरोना नहीं तो 6 महीने में डरे कैसे मिले? आपके रिलेशन में किसी को हुआ? यार 1-2 लोगों को हुआ दूर के यार। डर तो नहीं सर, थोड़ा वैसा डर नहीं है। मेरे रिलेशन में हुआ है। अच्छा, ठीक हो रहा है। अच्छा, ऐसा हुआ नहीं जो पहले हुआ बना रखा था वैसा मतलब। तो हमारे अंडरकवर रिपोर्टर दिल्ली के हौस खास के एक और पब में गए। हमने पब में तय लोगों की संख्या से ज्यादा लोगों की एक पार्टी रखने की बात कही। पब का मालिक बगैर किसी हिचक के लिए इसके लिए तैयार हो गया। Today also it's more than 50. Yeah, today also is like there is Saturday, so these days they won't come because in every bar there will be more than it. Right. Capacity से ज्यादा ही हो रहा है। हाँ। तो हमारे रिपोर्टर्स एक और पब में गए जहां सोमवार तड़के तक करीब 100 लोग नाच रहे थे, झूम रहे थे, और हमने यहां के मैनेजर से 150 लोगों की पार्टी अरेंज करने के लिए कहा तो उसे कोई आपत्ति नहीं थी। अभी नहीं, अभी है हमारे पास 99 इन और आउट लगा। तो ब्लैक लेवल का पैकेज इज 5,000 रुपीज पर पर्सन। उसमें भी गिव यू फूड, स्नैक्स, अल्कोहल, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड शीशा। शीशा का कुछ शीशा अलग अगर है शीशा तो उसका अलग से चार्ज होगा। शीशा मतलब हुक्का। तो हम आपको बता दें कि दिल्ली में पब और बार्स खोलने के लिए कुछ नियम और शर्तें दी गई थी। इसके मुताबिक ये तय हुआ था कि किसी भी बार या पब में उसकी क्षमता से ज्यादा 50% से ज्यादा लोग
नहीं आ पाएंगे। वहां खड़े होकर लोग पार्टी या डांस नहीं कर सकते हैं, बल्कि सबको बैठकर ही खाना पीना होगा। सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। कोई डीजे नहीं, बल्कि सामान्य म्यूजिक बजेगा, वो भी बेहद कम आवाज में। साथ ही हुक्का नहीं सर्व किया जाएगा। दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी देश की राजधानी दिल्ली में डेरा डालकर बैठ चुकी है। आज भी 2782 कंटेनमेंट जोन है। रोजाना करीब 3000 केस सामने आ रहे हैं, जहां 3,33,000 से ज्यादा कोरोना के मामले हो चुके हैं। लेकिन जान बचाने के साथ साथ जहान बचाना भी जरूरी है, इसलिए तमाम शर्तों के साथ बार और रेस्तरां भी खुल गए। लेकिन इस बार और रेस्तरां में कैसे कोरोना से बचाव की धज्जियां उड़ रही हैं, इसकी डरावनी सच्चाई आपको आज तक दिखा रहा है, और इसे दिखा रहे हैं हमारे अंडरकवर रिपोर्टर। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स आपको दिल्ली के उन बार में ले चलेंगे जहां ना सामाजिक दूरी का ख्याल है, ना मास्क जरूरी है तो सिर्फ मौज मस्ती, नाच गाना और कोरोना के खतरे को हवा में उड़ाना। सितंबर में जब बार और पब वगैरह खोलने का फैसला हुआ तो इसलिए कि बाजार भी कुछ गुलजार रहे, लेकिन कोरोना के वायरस की कीमत पर नहीं। कहा तो तय था कि पब और बार में उनकी क्षमता के 50% से ज्यादा लोग नहीं आएंगे, लेकिन जब हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स ने पता किया तो कोरोना का डर और इससे बचाव के उपाय बीच बार में अपने लिए पनाह मांग रहे हैं। हमारी अंडरकवर टीम हौज खास के एक बस बार जूम में पहुंची, जहां उसके मैनेजर गुरु से मुलाकात हुई। आपके लिए कोरोना एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन देर रात तक जिन पब में मौज मस्ती का आलम रहता है, वैसे ही इस पब के इस मैनेजर के लिए ये वायरस गो कोरोना गो हो चुका है। देखिए यार, एक आदमी ने मास्क नहीं लगाया हुआ अंदर में। हाँ, मुझे तो बस उसी का डर है। आपको लगता है कोरोना है? यार कोरोना नहीं तो 6 महीने में डरे कैसे हुए? आपके रिलेशन में किसी को हुआ? यार 1-2 लोगों को हुआ, दूर के यार डर तो नहीं सर, थोड़ा वैसा डर नहीं है। मेरे रिलेशन में हुआ है। अच्छा, ठीक हो है। अच्छा, ऐसा हुआ है ना जो पहले हुआ बना रखा था वैसा, मतलब ना सामाजिक दूरी, ना मास्क, बस मौज मस्ती और थिरकते कदमों पर वाह वाह। और इसमें धज्जियां उड़ गई उन कायदे कानूनों की जिनकी बदौलत ये बार और पब खुले थे। तय तो ये था कि किसी भी बार या पब में उसकी क्षमता से 50% से ज्यादा लोग नहीं जाएंगे। वहां खड़े होकर लोग पार्टी या डांस नहीं करेंगे, बल्कि सबको बैठकर ही खाना पीना होगा। सामाजिक दूरी का पालन करेंगे। कोई डीजे नहीं, बल्कि सामान्य म्यूजिक बजेंगे, वो भी बेहद मध्यम स्वर में। साथ ही हुक्का बार वगैरह नहीं रहेगा। लेकिन थिरकते कदमों और छलकते जाम पर कोरोना से लड़ने का पैगाम काफूर हो जाता है। कोरोना को छलकते पैमानों पर छलकाने वाला ये इकलौता पब नहीं है। हमारे संवाददाता एक दूसरे पब में गए और वहां भी सांस लेने के लिए जगह नहीं। उस पब के मालिक ने कबूल किया कि हर वीकेंड पर ऐसा ही नजारा होता है, जहां पिछले 24 घंटे में 31 लोग कोरोना से मर गए। आप खुद सुनिए कि हौज खास के ही इस पब द रिकॉर्ड रूप का मालिक सौरभ क्या कह रहा है। Today also it's more than 50. Yeah, today also is like very Saturday, so these days they won't come because in every bar there will be more than it. Right. Capacity से ज्यादा ही हो रहा है। हाँ। क्या हौज खास, क्या नेहरू प्लेस, आप कहीं चले जाइए, दिल्ली के डिस्कोथेक में लोगों के पैर थिरकते हैं और उसमें लोग भूल जाते हैं कि कोरोना नाम की बीमारी यहीं कहीं घूम रही है। यहाँ नेहरू प्लेस के एक बार में जब हमारी अंडरकवर टीम पहुंची तो वहाँ ठसाठस लोग भरे थे, जबकि 85 से ज्यादा लोगों की इजाजत नहीं थी। और ये तस्वीर सोमवार की अलसभोर की है। ये तस्वीर उस समय की है
जहां रात के 12 बजे दिन निकलता है। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स ने पार्टी करने का हवाला देकर पार्क के स्टाफ से बात की। अभी नहीं, अभी है हमारे पास 99 इन और आउट लगा। सो ब्लैक लेवल का पैकेज इज 5000 रुपीज पर पर्सन। ओके, उसमें भी गिव यू फूड, स्नैक्स, अल्कोहल, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड शीशा अलग से। शीशा का कुछ शीशा अलग अगर है शीशा तो उसका अलग से चार्ज होता है। शीशा मतलब हुक्का। दिल्ली को मस्ती चाहिए, दिल्ली को फन चाहिए, लेकिन इस मस्ती के सिर पर एक महामारी नाच रही है, ये नहीं दिख रहा है। लेकिन क्या दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस भी इसे नहीं देख पा रही है? तनुश्री पांडे के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, आज तक। Today, we are seeing a decline in the number of cases per day and in the growth rate of cases. India has one of the highest recovery rate of 88%. This happened because India was one of the first countries to adopt a flexible lockdown when the total cases were just a few hundred. India is now at the forefront of vaccine development for COVID. Some of them are in advanced stages. We are not stopping here. India is already working on putting a well-established vaccine delivery system in place. हैदराबाद की बात करेंगे, जहां पर मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अब घुड़सवार प्रभावित इलाकों में उतर आए हैं। हैदराबाद हॉर्स राइडिंग स्कूल के घुड़सवार घर घर जाकर लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल है नदीम कॉलोनी, नीरजा कॉलोनी, बाल रेड्डी नगर और विरासत नगर। हैदराबाद की बारिश में अब तक 33 लोगों की जान जा चुकी है। 30,000 लोग प्रभावित हैं, अलग अलग राहत कैंप्स में रहने को मजबूर। मुंबई में जिस समय कोरोना का पीक आया उस समय अस्पताल पूरे नहीं पड़ रहे थे। मुंबई में कोरोना के ज्यादा केस आने का अनुमान लगाया गया था। ऐसे में यहां 6 बड़े कोविड केयर सेंटर तैयार किए गए। इनसे कोरोना से लड़ाई में मुंबई को कैसी मदद मिल रही है, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कोविड-19 ने बहुत कुछ बदला है। ये बदलाव हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी दिख रहा है। मुंबई में कोरोना के केस 2,41,000 के पार जा चुके हैं और करीब 9,10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। बीएमसी ने मार्च के बाद कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 6 बड़े केयर सेंटर बनाए थे, जिनकी कुल क्षमता 15,151 बेड की है। इनमें आईसीयू और वेंटिलेटर बेड भी शामिल है। ऑक्सीजन के बेड है, वेंटिलेटर है, डायलिसिस की सुविधा है, न्यूरोलॉजिकल कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया तो न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर वहाँ पर है, कार्डियोलॉजिकल कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया तो वो वहाँ पर है, फुल फ्लेज्ड लैब है वहाँ पे। हर जम्बो फैसिलिटी के अंदर 24/7 RT-PCR टेस्ट होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। रेमडेसिविर जैसी दवाएं वहाँ पे फ्री में उपलब्ध है। हर तरह का मेडिसिन का हमारा एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। लैब हमारे पास में वहाँ पर सारी लैब है। इंटरल्यूकिन 6 टेस्ट करना हो 15 मिनट में आपको रिपोर्ट मिल जाती है। कोरोना की वजह से हेल्थ केयर स्टाफ पर काम का दबाव और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा। ये बोझ और खतरा कम हुआ तकनीक से। बीएमसी में चल रहे कोरोना सेंटर में 2 रोबोट लाए गए। एक का काम मरीजों की सेहत की निगरानी रखना और दूसरे का काम मरीजों को खाना सर्व करना है। Where we need not to go anywhere for reports. यहाँ से जैसे रिपोर्ट जनरेट होता है डॉक्टर्स के मोबाइल पे भी दिख जाता है। डॉक्टर छोड़ो, जो पेशेंट का रजिस्टर्ड मोबाइल है उसके भी लिंक पे उसको दिख जाता है। बीकेसी फैसिलिटी की शुरुआत मई में हुई थी, तब यहाँ सिर्फ 100 बेड थे। आज यहाँ 2100 बेड हो चुके हैं, जिसमें से 1000 ऑक्सीजन सपोर्ट वाले हैं और 12 डायलिसिस सपोर्ट वाले। अब तक यहाँ से 10,023 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है और यहाँ एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि 89% मरीज कोमॉर्बिड थे, यानी उन्हें कोरोना के साथ डायबिटीज, बीपी और अस्थमा जैसी बीमारियां थीं। First and foremost, we are the first healthcare unit in this country, if I am not wrong, to have a patient ID for each and every patient. So whenever any patient is admitted, the registered mobile, we sent a link with patient ID.
the relative of that patient just sitting at home or anywhere just have to go over that link, open that link, they are going to get everything A to Z of their relative patient. कोरोना ने मेडिकल ट्रीटमेंट में जो बदलाव किए हैं उनमें से एक ये भी है। ऐसी लैब से नतीजे आने में काफी कम वक्त लगता है, जिससे गंभीर मरीज का इलाज जल्द शुरू हो जाता है। हमको अगर IL-6 करना होता था तो वी वर टाइड अप विद थायरोकेयर एज पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो यहाँ से सैंपल वो उठाते थे, फिर उनका नजदीक का जो लैब है उस लैब में जाता था, फिर वहां से रिपोर्ट आने तक कम से कम 6 से 8 घंटे निकल जाते थे, कम से कम, कभी 12 भी घंटे हो जाते थे। तो उसमें क्या होता था, कोई पेशेंट क्रिटिकल है और जिसको रेमडी या टॉसी देना है और गाइडलाइन से जब तक IL-6 रिपोर्ट पता नहीं है, सो इट इज डेंजरस टू गिव सच मेडिसिन, तब तक वो डॉक्टर को होल्ड पे रखना पड़ता था। उस टाइम में बिकॉज ऑफ नॉट गिविंग सच मेडिसिन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इमीडिएट रिपोर्ट, दैट पेशेंट डिटोरिएट हो सकता है। सो वी आर सेविंग प्रेशियस लाइफ। कोरोना मरीजों का ट्रीटमेंट उनके डिस्चार्ज के बाद भी खत्म नहीं हो जाता। बदन दर्द, कमजोरी, थकान से लेकर कई तरह की न्यूरोलॉजिकल बीमारियां भी मरीजों के अंदर देखने में आती हैं। बीकेसी फैसिलिटी में पोस्ट कोविड OPD भी शुरू की गई है। हमारा जो जजमेंट है, यहाँ पे जो डाटा हमारे पास 10,000 पेशेंट का है, उस पे से हमारा ये अंदाजा है कि आज हमको हर दिन हमारे जो भी डिस्चार्ज पेशेंट है जिनकी उम्र 50 एंड अबव है, उनको हमको रीअसेस करना है, उनका एक्सरे करना है, उनका ECG करना है, उनके ब्लड टेस्ट करने हैं और उनका HRCT भी करना है। मुंबई में जब मई जून में कोरोना बम फूटा था तो बेड की बहुत कमी थी, लोग बिना इलाज के दम तोड़ रहे थे, पर अब हालात पहले से सुधरे हैं। बेड भी मिल रहे हैं और इलाज भी फ्री हो रहा है। मैं मम्मी को इमरजेंसी में लेकर आया और मेरे ख्याल से सुबह 5 से 6 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह मम्मी का ऑक्सीजन लेवल इन्होंने 85 to 90 की, और मतलब मुझे ऐसा लग रहा नहीं था कि मम्मी बच पाएंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो मेहनत की, डेरे साहब की टीम ने जो मेहनत की, सैल्यूट है उनको। तब से मैं इनके साथ ज्वाइन हो चुका और जितने भी अभी गोर गरीब लोग हैं मैं उनके कॉन्टेक्ट में रहता हूँ और मैं डेरे साहब के पास ही ले गया। यहाँ तक कि मैं आपको ये एक फैसिलिटी देखो, लीलावती हॉस्पिटल में भी जो फैसिलिटी थी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने फैसिलिटी दी। जब तक वैक्सीनेशन नहीं आता है कोविड-19 से लड़ाई शुरू रहेगी। सवाल ये है कि क्या अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, पेशेंट्स को बराबर ट्रीटमेंट दी जा रही है। जो मुंबई में जंबो फैसिलिटीज हैं वो इसमें एक बहुत अहम किरदार निभा रहे हैं, क्योंकि हजारों की तादाद में जो लोग हैं उनकी ट्रीटमेंट इन जंबो फैसिलिटीज में हो रही है, जो कि अब फुल्ली फंक्शनल हॉस्पिटल्स बन चुके हैं। कैमरा पर्सन मंगेश आम्बरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।